हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री का पहला चैप्टर का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल क्वेश्चन जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कक्षा 10 के लिए इतिहास का यह पहला चैप्टर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में पूछने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 में टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 के लिए मैं सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी कराता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसका आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिलेगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। इसके दो रास्ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं टेलीग्राम पे भी दोस्तों वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भेज देता हूँ जो भी मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उस लिंक को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देता हूँ। इस दोनों में से आप जो चलाते हैं, दोनों में से एक ना एक चीज़ आप ज़रूर चलाते होंगे। कई स्टूडेंट तो दोनों चीज़ चलाते होंगे, ठीक है। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक ठोक करके चले जाइएगा, क्योंकि आपका समय फालतू में मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास का पहला चैप्टर है कक्षा 10 के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने स्टार्ट कर दिया है पहला चैप्टर और इसी तरह से मैं केवल एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। माय चैनल, मेरा चैनल जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं। मेरे चैनल का नाम ये है क्लास 10 नेम इज़ इनफ, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप क्वेश्चन को देखकर चले जाइएगा, नोट बना लीजिएगा, तो फिर आपको रटना पड़ेगा, फिर बाद में मुझे नहीं कहिएगा। बस समझिए जो मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताएं। यानी इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी का योगदान क्या था, मेजनी ने ऐसा क्या किया था, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखिए, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। का यहाँ पे को लिखा गया है, यहाँ का कर लीजिएगा आप लोग नोटबुक में। मेजनी को इटली के एकीकरण का जो है ना वह पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं एक कर्मठ कार्यकर्ता था। यानी मेजनी को जो है पैगंबर कहा जाता है इटली का, ठीक है। इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। वहाँ पे वो दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं एक कर्मठ कार्यकर्ता था वहाँ, ठीक है दोस्तों। उसका जन्म कई बार एग्जाम में ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, उसका जन्म कब हुआ था, किसका, तो मेजनी का। तो उसका जन्म जो है वह 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। अब मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि मेजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। उन्होंने अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। अब देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की, 1834 ईस्वी में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। उसने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। किसने, मेजनी ने। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना
करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। उसका एक ही उद्देश्य ये था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से, प्रकोप से, ठीक है, मुक्त करवाना था और संपूर्ण इटली का एकीकरण करवाना था। अब एक बार फिर से समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या ऑप्शन मिला। 1805 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी, ठीक है, दो स्थापना की थी, एक 1831 में जो यंग इटली था, एक 1834 में जो यंग यूरोप की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और उसने ऑस्ट्रिया के प्रभाव से किसको मुक्त किया, तो इटली को मुक्त करवाया और संपूर्ण इटली का एकीकरण भी किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट वीवीआई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाए ना, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान के बारे में बताए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 2 नंबर में भी आपका काम आ जाएगा और 5 नंबर में भी काम आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह से चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से समझिए, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों का उल्लेख करें। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, इटली के एकीकरण में काबूर और गैरीबाल्डी, दो नामों का यहाँ चर्चा करना है, एक काबूर के बारे में और एक गैरीबाल्डी के बारे में। मेजनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अब हम बारी बारी से इस चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ था। इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, वह 3 आदमियों से मिलकर हुआ था, एक मेजनी से, काबूर से और गैरीबाल्डी के सतत प्रयासों से इटली का एकीकरण हो पाया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है केवल दोस्तों काबूर के बारे में बताइए और गैरीबाल्डी के बारे में। मेजनी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को काबूर के बारे में बतलाता हूँ। देखिए, इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था, तो समझिए। काबूर का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास प्रारंभ कर दिए, यानी कि इटली का जो एकीकरण था वह सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। किसने कहा, तो दोस्तों ये काबूर ने कहा, ठीक है। उसने प्रयास जो किया, आरंभ कर दिया। विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। किसने, तो काबूर ने। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। काबूर का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। ये किसका, काबूर साहब का मानना था। उसने प्रयास भी शुरू कर दिया। विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली की आर्थिक, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री था विक्टर इमैनुअल था, ठीक है, वह कहता है वह इटली की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। इटली की समस्या को यूरोप का क्वेश्चन बना दिया, प्रश्न बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया। ये बहुत बड़ा काम किया दोस्तों। अब हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में आखिर गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, तो उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा, इसलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। अब देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने सार्डिनिया में मिला लिया गया, कहता है इन्हें मतलब किसे, गैरीबाल्डी को भी। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। दोस्तों, काबूर का मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई और लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। यानी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से दोनों सभी मिल करके सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त प्रस्तुत करे, विवरण प्रस्तुत करे। जर्मनी के जो एकीकरण था उसका क्या क्या प्रक्रिया था उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे डरना नहीं है क्वेश्चन की से दोस्तों, डरिए बिल्कुल नहीं, मैं आपको आसान करने आया हूँ, मैं आपको रटवाने नहीं आया हूँ। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की। अब क्या कहता है देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापना की, यानी स्थापित किया एक सभा। कौन कौन? शिक्षक और विद्यार्थी मिल करके जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से, ठीक है, एक ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की। ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। वाइमर राज्य का सेना, यहाँ ये ना लिखा हुआ है, सेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। 1848 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया। फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम प्रसा का राजा बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम जो है वह प्रसा का राजा कैसे बना? तो दोस्तों फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद जो है विलियम प्रथम प्रसा का राजा बन गया, ठीक है। उसके बाद है, विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। किसने? तो विलियम ने कहा कि जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। ये भी ऑप्शन कई बार पूछा गया है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किसकी नीति अपनाई? तो यहाँ पर रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंतोगत्वा यानी कि अंततः, यानी कि अंत में, अंततोगत्वा का मतलब होता है अंत में। जर्मनी 1871 में एकत्रित राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र में स्थान पाया। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में आपको कई बार पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा ऑप्शन में कि किसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया, और उसके बाद क्या था, किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने ये ऑस्ट्रिया से भी, डेनमार्क से भी और फ्रांस के साथ भी क्या कर लिया? तो युद्ध कर लिया। कब किया? तो 1871 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का यहाँ पे इसमें चांसलर भी बना दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण का पूरा संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बता दिया। पूरा पढ़ने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बिस्मार्क का वर्णन किया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन फिर भी यहाँ पे केवल जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का ही वर्णन करना है। तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना, ठीक है। वह राष्ट्रवादी था तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ये विलियम जानता था। अतः उसने 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी कहता है कब ऑटो वन बिस्मार्क को अपना चांसलर कब नियुक्त किया? बिस्मार्क को अपना चांसलर, चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चांसलर माने प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों बिस्मार्क को अपना चांसलर जो है, बिस्मार्क को अपना चांसलर कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो 1862 ईस्वी में। किसने किया? तो विलियम प्रथम ने किया, ठीक है, 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आशीर्वाद से नहीं,
वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में हुई। आप जाके पलटा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासागर में मिल गए। अंततोगत्वा यानी अंत में जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और का आंसर जो है, आप यदि क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं तो एक ही क्वेश्चन से आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी दे सकते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीका से समझा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वीना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थी, ये था क्वेश्चन। ठीक है, वीना कांग्रेस के बारे में तो देखिए, वीना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। ठीक है, इसके द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। पहला जो है वो फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। ठीक है, नेपोलियन द्वारा फ्रांस को। प्रशा को उसकी दूसरा है, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। इटली को अनेकों छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। किसको, तो इटली को। ये दूसरा था। तीसरा यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ 3 कर दीजिएगा। रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। चौथा है दोस्तों, यहाँ पे 5वां लेकिन चौथा समझिए, ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। किसको, तो ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। और 5वां है, यहाँ पे 6ठा लिखा गया है, जर्मन महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। और यहाँ पे देखिए 6ठा के जगह 7 लिखा गया है, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना की गई। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को तिलांजलि दी गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम कारण बता रहे हैं। कारण, यूरोप में राष्ट्र की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी गई थी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, किसके, नेपोलियन के युद्ध और विजयों के अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ तक भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब इसके प्रभाव, कारण तो समझ गए, प्रभाव समझिए। प्रभाव क्या है, तो 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर जो पड़े, जो निम्नलिखित थे। तो वो क्या है, देखिए पहला इस प्रकार से है, राष्ट्र की भावना से राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। ठीक है, ये पहला था। दूसरा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्र के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो समझिएगा, उत्तर है 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली गई, व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर वरन बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा, जो निम्नलिखित है।
यहाँ निम्नलिखित नहीं लिखा है, आप हाई लिख दीजिएगा। पहला है, राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है दोस्तों, परिणाम है। दूसरा नंबर है, राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी देखने को मिला। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। तीसरा नंबर जो बात है इसका वो ये है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। पैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबीन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं इसका सदस्य भी बना। चौथा नंबर है, धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उसके बाद पांचवा नंबर जो बात है दोस्तों वह राष्ट्र के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों, निरंकुश के शासकों प्रभाव को कमजोर कर दिया। छठा नंबर है, राष्ट्रवाद के विकास का कुछ नकारात्मक भी प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। सातवां नंबर बात है, राष्ट्रवाद के उदय ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आप जो है एक एक क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। इस चैप्टर से संबंधित अगर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ना छूटा है और ना छूटने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। यानी कि जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उस क्रांति के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, लिखना है, वही आपका आंसर होगा। तो समझिए 1830 की क्रांति में क्या क्या हुआ और क्या क्या वहाँ पे गुजरा, क्या क्या घटना हुई। जुलाई 1830 में चार्ल्स 10 यानी कि चार्ल्स 10 के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला उभरकर उठी। ठीक है, यानी कि जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था ना, वह क्रांति कहाँ पे, तो फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी, वह फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। अब यहाँ पे कहता है फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पहले की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां उसका नाम है, फ्रांस का राजा बन गया। फ्रांस का राजा कौन बन गया? लुई 18वां बन गया। कब बना? तो 1830 में ही बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने जो है बदली हुई परिस्थिति को समझ गया, लेकिन पुराना जो ये व्यवस्था था उसको थोपने का प्रयास नहीं किया गया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा साधारणवादी शक्तियों के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की, यानी जो वहाँ पे कमी था उसकी घोषणा भी की। 1824 में उसकी मृत्यु के बाद फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स 10 को मिल गया। यानी लुई 18वां जो था दोस्तों वहाँ का कौन था? राजा था। तो उसकी मृत्यु के बाद 1824 में उसकी मृत्यु के बाद जो है चार्ल्स 10 उसका क्या बन गया? उसका राजा बन गया। कहाँ का? तो फ्रांस का। वह एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके बाद द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलिग्नेक विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को चार अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन
इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता रहा। इसे ही जुलाई क्रांति कहा जाता है। अगर आप शॉर्टकट में लिख सकना चाहते हैं तो लिखेंगे 27 से लेकर के 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता रहा। इसे ही जुलाई क्रांति कहा जाता है। और यहाँ पे चार्ल्स के बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे और लुई 18वां के बारे में लिख देंगे तो आपको पूरी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन जबकि यही क्वेश्चन अगर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो कुछ इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है और जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि 1848 की क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। यानी कि 1848 में जो क्रांति हुआ था ना, उस क्रांति से क्या क्या हुआ था, क्या लाभ क्या हानि मिला था, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना है। तो देखिए 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। 1848 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई फिलिप था, यानी लुई 18वां जो बोले। उसका प्रधानमंत्री गीजे प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। जब उसने क्या किया, उस पर मतलब क्रोधित करने लगा तो जनता ने उसे घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। यानी उसने जनता के प्रति इतना विरोध कर दिया कि जनता जो है वह गुस्सा होकर के पूरे राजमहल को ही घेर लिया और अंत में फिलिप को किसी भी की सहायता नहीं मिली और अंत में वह राजगद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। ठीक है, इन कार्यों से श्रमिक की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया, उनका असंतोष बना रहा। यानी कि ऐसा करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुए। कोई वहाँ पे कोई विकास का कोई काम ऐसा नहीं लग रहा था कि आगे बढ़ गया। आगे देखते हैं, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया, यानी कि उटक पुटक खराब हो गया शीघ्र ही, बहुत जल्दी। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। लुई नेपोलियन जो है वह गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। 1848 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन? तो दोस्तों नेपोलियन ने 1852 ईस्वी में गणतंत्र को समाप्त कर दिया, जो भी गणतंत्र बनाया गया था, जो भी नियम बनाया गया था, और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवाला साथ बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोकतंत्र एक ही लिखना है और यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे एकीकरण लिखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में कुछ कहना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन को आप अपने से समझ करके भी लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर ये भी लिख सकते हैं। 5 नंबर में भी ये काम आ जाएगा। कहता है, यूनान का अपना गौरव अतीत रहा। यूनान सभ्यता का साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत थे। परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागा। फलतः तुका शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हथेरिया फिलाडक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इसका उद्देश्य था शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान में विस्फोटक स्थिति और तब बन गई जब तुर्की शासक द्वारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में
संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सी लांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि द्वारा तुर्की की नामपत्र की अधीनता में यूनान को स्वयं सहायता देने की बात तय हुई। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। परिणाम क्या हुआ? यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में यानी कि राष्ट्रवाद का उदय में, जो कि इतिहास का पहला चैप्टर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। समझने के साथ साथ एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। केवल आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसका PDF चाहिए तो 2 तरीका से आपको PDF मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप पर भी इसका जो PDF है भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो चलिए लंबा ना खींचते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा आपको ये बताना है। तो दोस्तों, अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी अत्याचार की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 योजना की घोषणा की, जो कि निम्नलिखित है। पहला है, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। दूसरा है, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। और तीसरा जो है वह ये कि इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा है, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। तथा 5वां है, युद्ध का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो, हमसे त्रुटि हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। उस त्रुटि को हम आप लोगों के साथ कमेंट में डिस्कशन करेंगे। एक बार और फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर आपको कक्षा 10th से संबंधित सारे सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है, टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन भी, मैथ साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ तैयारी कराया जाता है। तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो आएगा तो आपको उसका लिंक पहुंच जाएगा, उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर ठोकिए दोस्त, नहीं तो डिसलाइक ठोकिए और कमेंट करके बताइए ये आपको अच्छा नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। उस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। पूरा का पूरा टोटल क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि समय कम है और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय आपको ज़रूर लगेगा एक वीडियो में, लेकिन पूरा समझ करके जाना है। इसे आप चाहे तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।